और हमें आज से रिकैप लेना है किसका, डेथ ऑफ अ पार्टनर का, राइट। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो रिटायरमेंट और डेथ में एक ही छोटा सा अंतर मैं बताता हूँ होता है। रिटायरमेंट आदमी वॉलंटरली लेता है, अपने मन से लेता है, और डेथ ऊपर वाले की मर्जी से हो जाती है, राइट। तो बेसिकली जब भी एक किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको नहीं मिलता है। जो जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी डिसीज पार्टनर होता है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इंटाइटल्ड फॉर दी फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें उनको मिलती है, ध्यान से देखिएगा। उनको मिलता है अमाउंट स्टैंडिंग टू दी क्रेडिट ऑफिस, उसके अकाउंट, उसका जो भी कैपिटल अकाउंट का जो भी पैसा होगा वो। फिर हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल का जो उसका हिस्सा होगा वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पर मिलता है। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने रिटायरमेंट में नहीं किया था, मगर इस वाले केस में क्योंकि आपका डेथ का जो पार्ट है ना वो किसी भी समय हो सकता है, तो अगर साल के मिड में हुआ तो फिर भी आपको इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट। जैसे 6 महीने की जरूरी नहीं है, अगर कोई पार्टनर 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई तो फिर आप 3 महीने का डेथ का उसका निकालोगे, राइट। किसी की 6 महीने के बाद 6 महीने, किसी का 4 महीने का, फिर 4 महीने का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट से अगर है 8% और 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 1 लाख इंटू 8% इंटू 4/12, 1 लाख इंटू 8% इंटू 4/12। आई होप ये क्लियर है। फिर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी के जो रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होगा वो भी दोगे। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड और रिजर्व, उसका जो हिस्से का जो प्रॉफिट और रिजर्व का जो वो भी रहेगा वो भी दोगे। फिर हिज शेयर ऑफ अप टू दी, यही चीज एक हम लोगों को बस खाली सीखना है यहाँ पर, बाकी सब तो हम लोगों को आता है, राइट। ऑलरेडी आपने डेथ में किया हुआ भी है, राइट। अच्छा, जब हम लोग एक चीज़ आता है इसके अंदर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय भी आएगा, और जब हम लोग प्रॉफिट अप टू दी डेट निकालेंगे उस समय भी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो कभी कभी पार्टनर की डेथ जो है बड़ी ऑड डेज पर हो जाती है। मान लो अगर वो 10 जुलाई 14 जुलाई ऐसे किसी डेट पर चला गया, राइट, क्वेश्चन आपको लेकर के देगा, तो आप उसमें कैलकुलेट करिएगा। जैसे अगर वो नंबर ऑफ डेज में आ रहा है, जैसे आप देखिए 30 जून को गया या 1 जुलाई को गया, आप यहाँ पर अप्रैल मई जून 3 महीना ले लोगे, 30 जून का भी 3 महीना ले लोगे और 1 जुलाई का भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मगर आप वो 10 जुलाई को गया तो फिर कैसे लोगे, डेज में लेना पड़ेगा, राइट। तो आप डेज में आप उसको कंप्यूट करोगे। एक हिंट आप लोगों को देना चाहता हूँ यहाँ पर, जब भी आप डेज में कंप्यूट करोगे तो देखना हमेशा वो 73 के डिविजिबल में आएगा, 73 के डिविजिबल में आएगा अधिकतर, ये 73 के डिविजिबल में आता है। जैसे सपोज करो उसकी डेथ हुई, एक एग्जाम्पल एज्यूम करते, उसकी डेथ हुई 13 जून, ऐसा ही कुछ आपको डिविजिबिलिटी का ही देगा। तो 13 जून तो अप्रैल का 30 नहीं, 13 जून नहीं, 12 जून, अप्रैल का 30, मई का 31 और जून का 12, 30 31 12, 73 डेज। कितना डेज, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो 73 डेज के हिसाब से आप फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर निकाल दोगे। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर बोलिए फिर आगे की बात करें, राइट। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब भी आप देखो 73 आएगा, फिर उसके बाद में 146 आएगा, आमतौर पर यही आता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आएगा, मगर नॉर्मली क्या आपको अगर नंबर ऑफ डेज में अगर निकालना अगर पड़ेगा ना, तो ये याद रखना कि वो 73 से डिविजिबल वाला डेट से ही पूछेगा। 73, 156, 219 और फिर ऐसे ही करके जो भी आपका आता जाएगा, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं, ये अमाउंट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट भी होते हैं। कौन कौन से अमाउंट, ड्राइंग्स डेबिट भी होता है, घटता भी है। फिर इंटरेस्ट ऑन, फिर हिज शेयर ऑफ लॉस, फिर हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, हालांकि ये कुछ होता नहीं है रिडक्शन, और ये मतलब उसकी गुडविल का हिस्सा ही बस खाली मिलता है। ये आप कह सकते हो कि अगर कोई गुडविल बिजनेस अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो फिर आप इसको क्या कर दोगे,
इफ एनी गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, वो तो रिटायरमेंट डेथ में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बोला था, मगर अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, राइट ऑफ। किस रेशियो में राइट ऑफ करते हो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी आपका रिवैल्यूएशन का तो टॉपिक सेम है, रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक सेम है, ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम लोग सीखे हैं वहीं पर सेम ही है। आपका गुडविल का भी टॉपिक जो आपने रिटायरमेंट में भी सीखा था वो ही वैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या चीज आपको बदला है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की जरूरत, सिखाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स पर भी आपको निकालने की सिखाने की जरूरत नहीं है। अब सिखाना सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पड़ेगा, सिखाना सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पड़ेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, कंप्यूट करना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो क्योंकि डेथ बिना बताए बिना किसी पार्टनर को आ सकती है, कभी भी किसी को भी आ सकती है, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जिस दिन तक वो पार्टनर था, क्योंकि वो साल के बीच में गया, तो उस दिन तक का प्रॉफिट कंप्यूट करके फर्म को उसको देना पड़ता है। नॉर्मली रिटायरमेंट में ये पार्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगा तो फिर नॉर्मली वो ईयर एंड पर लेगा, वो डिसाइड कब कर लेता है, ईयर एंड। मगर डेथ तो फिर वो डिसाइड नहीं कर सकता, साल के बीच में कभी चला गया, तो फिर अब जिस दिन तक वो पार्टनर था उस दिन तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्टनर, यहाँ पर डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू his share of till the date of his death। क्लियर है? तो जो डिसीज पार्टनर है हमारा, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसको हम लोग देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं काम। हम पहले यहाँ पर फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। हम फर्म का टिल दी डेथ ऑफ द पार्टनर, हम फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं टिल दी डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, ये निकालते हैं। ये आप दो तरीके से निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आमतौर पर टाइम वाला ही बेसिस फॉलो होता है। कैन यू गिव मी जस्ट 1 मिनट? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स, हम लोगों ने देखा इस तरीके से फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। ये हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हम पहली बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो आपको कहेगा कि फर्म का n नंबर ऑफ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लो। जैसे लेट्स से कहता है 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लो, तो आप पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट ले लोगे और उस बेसिस पर आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट आपने ले लिया। लेट्स से पार्टनर 3 महीने तक इस साल जीवित था, तो फिर आप क्या करोगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट है इंटू 3/12। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जितना बोलेगा, कहेगा लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेसिस पर कर दो काम, तो वैसे कर दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टर्नओवर टाइम बेसिस इज वेरी वेरी सिंपल। टाइम बेसिस के अंदर में आप लोग क्या करेंगे, आपको जो टाइम बोलेगा, आपको जो पीरियड बताएगा, उस टाइम पीरियड के प्रॉफिट्स का आप क्या कर दोगे और उसके बेसिस पर आप यहां पर कैलकुलेट कर लोगे। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर बताइए, फिर आगे की बात करें। फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये आप कैसे करते हो, आप जो है यहां पर टर्नओवर
या सेल्स का, यहाँ पर आपको जैसे एक बताता है कि पास्ट में कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था। क्या बताता है? पास्ट में कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, और आपको करेंट ईयर का सेल दे देगा टिल दी, वही अगेन डेट ऑफ डेथ, राइट। उसके बेसिस पर आप फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लोगे, और वो कैसे आएगा? ठीक है, फर्म का एक्सपेक्ट प्रॉफिट निकाल लोगे, वो आ जाएगा आपका यस, ये जो भी करंट ईयर का सेल है इनटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। आई होप ये क्लियर है। तो फिर आगे की बात करते हैं। तो एक बहुत ही जल्दी से सुन लीजिए, ध्यान समझ लीजिए। जैसे हमने कहा टाइम के बेसिस पर, तो टाइम के बेसिस पर आप क्या करोगे? आप 3 इयर्स के प्रॉफिट का आपने एवरेज किया। अब जैसे पार्टनर अगर 3 महीने तक था तो फिर 3 महीना इंटू 3/12 आपने कर लिया, राइट। जैसे एवरेज प्रॉफिट लेट से मेरा आया 1 लाख रुपये, तो फिर 1 लाख इंटू 3/12 25,000। मगर अगर हमसे कहता हूँ बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स करना है, तो फिर टर्नओवर या सेल्स के बेसिस पर आप क्या करोगे? पास्ट कंपनी के प्रॉफिट्स का परसेंटेज। तो आपको बताएगा कि पास्ट में कंपनी का प्रॉफिट, पास्ट में कहती है कंपनी 20,000 रुपये कमाती है 1 लाख रुपए का सेल करके। कितना रुपए कमाती है? 1 लाख रुपए का सेल करके। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया? प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे आपको कभी कभी खुद भी दे देता है, अगर नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हो, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करके। फिर आप करंट ईयर का सेल्स आपको दिया ही भरेगा। लेट्स से करंट ईयर का सेल्स आपको दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 इंटू 20 अपॉन 100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर ये आपका 12,000 रुपये आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर दी करंट ईयर। अभी हम लोगों ने इन ऊपर के दोनों ही केसेस में क्या निकाला है? फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ फर्म इनटू प्रॉफिट शेयरिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ फर्म इनटू प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे जिस पार्टनर के डेथ उसका शेयर था 1/6, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेट से आया 12,000, तो 12,000 इंटू 1/6, उसको कितना का प्रॉफिट मिलना चाहिए? 2,000। ये कर दो कि आई होप सो ये सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीज़ें और आपको एबनॉर्मल टाइप से दे सकता है। जैसे आपको यहाँ पर ये कह सकता है ऊपर वाले टाइम वाले केसेस में कि एवरेज प्रॉफिट लेस 10%, एवरेज प्रॉफिट लेस 20% या प्लस 10%, कुछ भी कह सकता है। सो आपको वहाँ पर वो सब एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर है कि वो हम हर एक सर्कमस्टेंसेस को नहीं सिखा सकते, राइट। अब यहाँ पर सुनिएगा, हम क्या जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं जब भी किसी पार्टनर को हमें क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है। तो जब भी किसी डिजीज पार्टनर को आप प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं तो फिर उसकी जर्नल एंट्री डिपेंड करेगी इस बात पर, क्या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है या। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है तो फिर अलग, और हुआ तो फिर अलग। अगर हुआ नहीं है तो फिर तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स,
कैपिटल अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। मगर अगर ये रेशियो चेंज हो गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर आप ये एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। फिर इस वाले केस में आपकी क्या एंट्री पास होगी, इस वाले केस में आपके पास होगी एंट्री यस। तो ये जो हमारी एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग रेशियो टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, और किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो। राइट, आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। इसके टर्नओवर बेसिस बड़ा सिंपल है बेटा, एक बार फिर से मैं समझा दूँ। टर्नओवर बेसिस के एक और डाउट आई है, तो टर्नओवर बेसिस के अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने कहा ही था अभी कि लेट्स से लास्ट ईयर हमारा सेल्स था, टर्नओवर था 1 लाख, मैंने कहा हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 20,000, ठीक है। और करेंट ईयर में हमारा टर्नओवर है 60,000, राइट। और जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, मान लो सी, इसकी डेथ हो रही है, इसका शेयर है 1/6। अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पर प्रॉफिट का कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर इनटू 100, 20,000 इंटू 100 कितना आ रहा है, आई होप ये क्लियर है। अब आपका करेंट ईयर में फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 कितना आएगा, ठीक है। अभी सी का शेयर ऑफ कितना आएगा, आई होप ये क्लियर है। देखिए ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट इसमें तो फिर बोलिए। अच्छा, एक दो चीज़ें आप इसके अंदर में और समझ लीजिए। जब भी कोई पार्टनर डेथ हो रहा है, आप जब भी उसका शेयर निकालेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट आप जब भी बनाएंगे, तो आम तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो कैपिटल अकाउंट था, उसका जो बैलेंस था वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते उसके नाम से। जैसे सी है, सी रिटायर कर रहा है तो फिर सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर अब सी रिटायर नहीं हो रहा, सी की डेथ हो रही है, तो फिर अब आप क्या करोगे, अब आप जब उस डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो फिर अब आप उसकी लोन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करोगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। ऑब्वियसली लोन अकाउंट भी हो सकता है। अब वही उसका सेटलमेंट की अगर बात नहीं होगी तो फिर
आप वैसे ही करोगे। और इसमें भी वही चीज़ होता है कि कई बार हम उसको पार्ट में पेमेंट करते हैं और जैसे भी, तो वो सेम टू सेम सिनेरियो अप्लाई करता है जैसा कि आपने पार्टनर्स लोन अकाउंट का सेटलमेंट जैसा कि पढ़ा था, राइट। तो वो एकदम सेम टू सेम बेसिस है स्टूडेंट्स। अब इसको आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो चीज़ें कितनी सिमिलर है। अब इसके अंदर में सिर्फ मुझे आप लोग को एक टॉपिक और पढ़ाना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कई बार रिटायरमेंट या डेथ के समय कहता है कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, मेनली तो ये आपको रिटायरमेंट के समय ही कहता है क्या, कि आपको एडजस्टमेंट करना है किसका। इसके अंदर में भी हमारे अलग अलग केसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर में जब हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केसेस यहाँ पर बनते हैं। पहला हम केस बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि तीनों में ही कॉमन रहेगा, मैं तीनों में ये एग्जांपल यूज़ करूँगा। जैसे हमने कहा लेट्स से ए का कैपिटल है 80,000, बी का कैपिटल है लेट्स से 50,000 और सी का कैपिटल है लेट्स से 20,000, राइट। और इन तीनों के आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था लेट्स से 3:2:1, राइट। अब यहाँ पर सी मान लेते रिटायर हो गया, डेथ हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका यही रह गया 3:2, राइट। गेनिंग रेशियो भी यही है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो कैपिटल, अच्छा ये कैपिटल जो कि हमने बताया कैपिटल आप लोग याद रखेगा, वो स्टेप तो फिर कॉमन है पहला वाला जो कि एडमिशन में से कहता है क्या, ये जो कैपिटल है ये आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट है। तो अब यहाँ पर ए और बी ने कहा कि अब हम लोग अपना कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं किस हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो फिर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर टोटल कैपिटल निकालोगे ऑफ द फर्म। और वो कैसे करके आएगा, ए और बी। ए का कैसे आएगा 80, बी का कैसे करके आएगा 50, 1,30,000। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर अब जब हम लोग बात करें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो फिर हमारा आ गया 1,20,000 रुपये, राइट। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो फिर इस हिसाब से एज कैपिटल शुड भी आप लोग निकालेंगे। होना कितना चाहिए, होना चाहिए से 1,30,000 का कितना 3/5 कितना आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 52,000 आएगा फिर तो। फिर अब है कितना 80,000, तो फिर ए ब्रिंग्स, ए को पैसा लेकर के आना है कितना रुपए 2,000, और बी सॉरी ए विल विड्रॉ, ए का होना चाहिए 78 मगर है कितना, सॉरी, तो अमाउंट टू बी बॉट इन, यस मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, अमाउंट टू बी बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपका बॉट इन शुड बी माइनस एक्चुअल, तो होना कितना चाहिए, ए का कितना होना चाहिए और एक्चुअली है कितना, ठीक है। तो ये बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन, इसमें हम लोग बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन के अंदर में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बॉट इन का मतलब तो क्या हुआ, उसको अपने कैपिटल को लेकर के आना है, मतलब कैश टू कैपिटल होगा, या
करेंट अकाउंट से भी कभी कह सकता है क्या करने को, एडजस्टमेंट करने को। तो उसमें करेंट अकाउंट को आप लोग क्या लिख सकते हो, डेबिट। याद है वही सेम टू सेम जो एडमिशन में फंडा पढ़ते। और विड्रॉन में क्या करोगे आप, क्रेडिट। बात समझ में रखनी, करंट अकाउंट को डेबिट या करंट अकाउंट को। फिर बी में क्या हो जाएगा, 52 होना चाहिए और है कितना, तो फिर ये 2000 रुपये ये क्या करेगा, ये बॉट इन, ये विड्रॉन था, सॉरी ये निगेटिव था, ये विड्रॉ कर रहा था और फिर ये लेकर के आएगा वही। अब आप उसमें अगर बात करोगे तो फिर इसको करंट अकाउंट को, इसके करंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बी वाले की एंट्री क्या होगी, बी वाले की एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम करंट अकाउंट के हिसाब से बात करें टू बी करंट अकाउंट या कैश अकाउंट। आई होप ये क्लियर है फंडा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में लिखता है, जैसे यही सेम टू सेम सिनेरियो नहीं, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में कहता है कि द पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स आर टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर और द डिसीज पार्टनर बाय ब्रिंगिंग इन सफिशिएंट अमाउंट। आपको लिखे क्वेश्चन में ऐसा कि मतलब वो लोग और पैसा लेकर के भी आएंगे ताकि वो लोग उसको पैसे को पे ऑफ कर दें। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फिर इस केस में ध्यान से देखिएगा, इस केस में आप जब निकालोगे तो फिर इस केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा। अब यहां पर आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा, ए का कैपिटल था 80, बी का कैपिटल मैंने आपको बताया था कितना 50। अब यहां पर ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही नहीं। सी का भी कैपिटल ये लोग बोले हैं कि लेकर के आएंगे। कभी कभी आपको कैश को भी कह देता है कि बाय मेंटेनिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹20,000 और लेट्स आपका कैश का बैलेंस अभी केवल 15,000, तो इसका मतलब कि आपको 5,000 रुपये कैश भी लेकर के आना है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपका कैश का बैलेंस ऑलरेडी है 25 और कहता है 20 मेंटेन करना है, विड्रॉ। तो जब लेकर के और आना फिर आप इसी में ऐड कर देते हैं 5,000 रुपये, और अगर विड्रॉ करने और फिर 5,000 रुपये इसमें से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो गया 1,50,000। अब यहां पर आपने देखा तो एस कैपिटल शुड बी इक्वल टू, ए का कैपिटल होना कितना चाहिए, सेम स्टेप्स हो जाएगा। देखो 1,50,000 इंटू 3/5 कितना 90,000 और एक्चुअल एस कैपिटल 10,000 और क्या हो जाएगा, ये ले करके आएगा। और वैसे ही करके आप बी का भी निकाल दोगे तो काम वैसे ही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। क्लियर है तो फिर बोलिए फिर आगे बात करें। अब ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गिवन, कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको दे दिया है, जैसे कह दिया कि ए बी और सी तीनों का आपस में, सॉरी सी तो रिटायर कर गया, तो ए और बी दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि उनका कैपिटल फिक्स्ड हो जाएगा 1,25,000 रुपये। ए एंड बी डिसाइड दैट इन फ्यूचर देयर कैपिटल विल बी फिक्स्ड एट ₹1,25,000, राइट। तो अब यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड हो गया। अब आप लोग को देखिए ये सब चीज़ें ना खुद ब खुद दिमाग में आ रही होंगी, क्योंकि कंसेप्ट में अलग अलग से आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ ना, तो आप लोग को समझ में आ रहा हो खुद ही। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल है, एज कैपिटल शुड बी निकालना है, कितना होना चाहिए 1,25,000 इंटू कितना होगा ये, और 20 कैपिटल शुड बी मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर लेस कर दोगे एक्चुअल कैपिटल, जो एक्चुअली था 80 था और इसका था कितना, इसका साथ 85 था, याद है 80 50 20, तो इसका तो 85 था। तो फिर बी तो कुछ करेगा नहीं, सिर्फ ए और पैसा विड्रॉ कर लेगा। कितना पैसा विड्रॉ कर लेगा 5,000। अगर वही एडजस्टमेंट क्या था, करंट अकाउंट से आप एडजस्टमेंट कर दोगे। अगर करंट अकाउंट से कहता और कहता है बैलेंस शीट बनाने का, तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो फिर कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस, फिर करंट अकाउंट कहाँ पर आएगा आपका, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ रिटायरमेंट एंड
डेथ है, सॉरी।